गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इस दोहे का मर्म हम समझ लेंगे तो होगा हमारा मनन, हमारे लिए मनन, हमारे द्वारा मनन। इस विश्व में प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। इस खोज में कभी वो भटकता भी रहा होगा और सत्यनिष्ठा से मनन करें तो ये भटकाव आज के मनुष्य को अधिक सता रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए किसे गुरु बनाए जो इस मायावी संसार में उसे मुक्ति का सही मार्ग दिखला सके। यहाँ मुक्ति का अर्थ संसार से पलायन नहीं है, बल्कि ज्ञान के निकष की प्राप्ति। इस प्राप्ति में ही परम कल्याण है और यही कल्याण हमें सर्वशक्तिमान से साक्षात करवाता है, क्योंकि हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार के पहले मनुष्य ने ज्ञान उसी सर्वशक्तिमान से प्राप्त किया होगा। यही है हमारा मनन। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचे कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की और हम, कुछ न मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। इसी नए अनुभव और तजुर्बे के लिए मैं योगिता स्वामी और मैं अजहर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके और हमारे मन पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। दर्शकों, आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वे एक ऐसी ऊर्जावान शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितने ही युवाओं को न सिर्फ मार्गदर्शन दिया है बल्कि उनमें एक नई सोच, एक नई नवीन सोच संचार भी किया है। जी हाँ, स्वागत करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजीव भानावत का। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ झलकियों।
जैसा कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप धरती धुरारी के मंच पर हमारे साथ हैं, लेकिन आज की सुबह तो आप हमारे साथ हैं, लेकिन आप अपने आम जीवन में आम दिनों की शुरुआत किस तरह से करते हैं? देखिए योगिता, चूँकि मैं शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ तो और सवेरे चूँकि जल्दी क्लास होती है तो जीवन को कुछ इस तरह से नियंत्रित और चलाने की कोशिश करते हैं कि सारे काम ठीक तरीके से हो जाएं। सुबह सुबह लगभग 5 सवा 5 बजे मैं उठ जाता हूँ और उसके बाद हम लोग वॉक पे जाते हैं। मेरा एक मित्र और है, जब मेरी इच्छा नहीं होती तो उसका फ़ोन आ जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती तो मेरा फ़ोन चला जाता है। तो 2 जने जब साथ में रहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, कुछ दिन सेंट्रल पार्क चले गए, कुछ दिन जिस एरिया में रहता हूँ तिलक नगर में उसमें जो गार्डन है वहाँ चले गए, कभी स्मृति वन चले गए। तो अलग अलग इस बहाने जो अलग इस तरह के हमारे बाग बगीचे हैं उनको देखना हो जाता है और सुबह सुबह का जो माहौल है उसका भी हम आनंद ले लेते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद मैं जितने भी स्थानीय समाचार पत्र हैं, चूँकि मीडिया सेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ और विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि अपडेट रहें, तो उनको कहने से पहले खुद को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी स्थानीय समाचार पत्र हैं उनको एक बार देख लिया जाए, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो इतना मिलता नहीं है, लेकिन जो मुख्य हेडलाइंस हैं या शहर में, देश में, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करता हूँ। और उसके बाद चूँकि सुबह क्लास होती है सीधा विश्वविद्यालय में, और जो फिर अपना प्रोफेशनल करियर है उसके हिसाब से जो दिन है वो आगे बढ़ता चला जाता है। और ये भानव सर, आपने बताया कि ये आपकी सुबह की शुरुआत होती है और आपकी दिनचर्या के बारे में आपने बताया, लेकिन हम जानना चाहेंगे, आइए ले चलते हैं आपको आपकी सुनहरी यादों के उन गलियारों में जहां आपका बचपन बसता है। जी हाँ, आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, जब आपने आज सवाल पूछा है, मैं लगभग 5 दशक पहले की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें झांकने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, शायद 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास का विद्यार्थी था, उस समय बहुत ही शर्मीला और कुछ उस तरह का स्वभाव था। जैसा मुझे याद आता है कि लोग घर पे आते थे मिलने के लिए, शायद मैं दूसरे कमरे में चला जाता था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता था। जो बदलाव मैंने अपने आप में महसूस किया वो 8th 9th क्लास में आने के बाद, और जब मैं 9th 10th क्लास में था तो मेरे जीवन की पहली डिबेट एक स्कूल था राजा पार्क में, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। और तब मुझे लगता है कि जब मैंने वो डिबेट में पहली बार पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। उस इंटरेस्ट को आधार बना करके फिर मैंने इंटरेक्शन करना शुरू किया, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और फिर आगे बढ़ता रहा। तो बचपन में पढ़ाई का चूँकि माहौल घर में भी था तो पढ़ने के प्रति तो हमारा लगाव शुरू से ही रहा, इसलिए मार्क्स भी अमूमन ऐसे आते रहे जिससे बराबर उत्साह बना रहा। स्कूल टाइम में एक चीज़ और मैंने नोटिस की, या जो मुझे याद आता है, हमारे स्कूल के शिक्षकों का और हमारे साथ एक बहुत ही पारिवारिक संवाद होता था। मतलब मुझे तो यहाँ तक याद आता है कि वो हमारे शिक्षक कई बार घर पे सवेरे उठाने भी आते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल और टेलीफोन्स की सुविधा नहीं होती थी, और फिर वो हमको बाकायदा ग्राउंड्स पे ले जाना, एक्सरसाइज करवाना, इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें भी हम इन्वॉल्व रहे। तो स्कूलिंग जो हमारी है वो करीब करीब एक आदर्श स्थिति जिसे हम कहते हैं उस तरह की रही। टीचर्स के साथ संवाद रहा। हम लोग, हमारे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ थोड़ा बहुत खेलते करते भी थे, थोड़ा हॉकी स्टिक्स भी हम थोड़ा दिन चलाई, थोड़े समय तक बैडमिंटन भी हम खेलते रहे। तो कुछ खेल कूद का रहा, कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहा, और पढ़ाई के प्रति तो जैसा रुझान था शुरू से ही वो रहा। तो इस तरह से जो स्कूलिंग है वो हमारी एक्सेस पूरी हुई। उसके बाद फिर हम कॉलेज में आए। जी भानावत जी, हमने जैसा कि आपकी प्रोफाइल में देखा कि आपने कुछ नाटक भी किए हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा उस पहलू पे भी बताएं आप। देखिए, जब मेरा स्कूलिंग पूरा हुआ और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा ये कोई एक संयोग रहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा और कला का विद्यार्थी भी रहा। तो मूलतः स्कूल में मेरे पास विज्ञान के विषय थे और एक डॉक्टर बनने की अपने मन में सोची थी, तो महाराजास कॉलेज में भी मैंने एडमिशन लिया। तो उस समय अपने यहाँ एक NSS की स्कीम शुरू हुई थी, राष्ट्रीय सेवा योजना। अब तो इसका बहुत विस्तार हो गया है और लगभग हर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में NSS के यूनिट्स हैं। तो उस समय समर ब्रेक में वो दौर था इमरजेंसी का, देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय युवाओं को राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा से जोड़ने के लिए NSS की स्कीम शुरू की गई थी। उस समय 2 महीने की जो हमारा समर ब्रेक होता था उसमें हम लोग उस स्कीम से जुड़ते हैं और एक पूरा साक्षरता अभियान चलाया गया, जो हमारे शहर के उपेक्षित और इस तरह के कच्ची बस्तियां या वहाँ जो लोग पढ़ नहीं पाए उनको एक विद्यार्थी किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें हमारे हॉबी क्लासेस का एक प्रोविज़न था। उस समय मैंने फिर ड्रामेटिक्स उसमें ऑप्ट किया। तो हम राष्ट्र की जो मुख्य जीवन धारा है उसके साथ तो जुड़े ही जुड़े एक सेवा योजना के माध्यम से, लेकिन जो हॉबी के रूप में मैंने वहाँ जब फर्स्ट ईयर में था मैं तब एडमिशन लिया तो थोड़ा एक अपने आप को उस तरह से डेवलप किया।
तो उस समय करीब करीब 5 साल का समय ग्रेजुएशन और पीजी का था। हमने एक संस्था भी बनाई रंग छवि नाम से, और उसमें हमारे जो रंगकर्मी 8-10 मित्रों का एक ग्रुप था, और हमने स्कूल कॉलेज के आधार कॉलेज के लेवल पर और अपने संस्था के बल पे स्थानीय रविंद्र मंच पर कुछ प्लेस किए। विश्वविद्यालय में ओपन एयर थिएटर जो हमारे है राजस्थान विश्वविद्यालय में, वहाँ भी कुछ नाटक किए। मुख्य रूप से 2-3 नाटक मुझे याद आते हैं। मणि मधुकर हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार लेखक, संयोगवश इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था दुलारी बाई, उसमें एक ही प्ले में हमने 3 रोल किए। उसके अलावा एक भारत रत्न भार्गव, वो भी संयोग से इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, हिंदी विभाग के, जहाँ से मैंने अपनी एमए की उपाधि प्राप्त की। उनका एक बहुत चर्चित नाटक था शास्त्र देखो शास्त्र, उसमें 4 पंडितों की बात थी, वो नाटक मैंने किया। बादल सरकार के कुछ प्लेस थे उसमें। लेकिन एक खास बात जो मुझे अचानक याद आई है कि संस्कृत नाटकों में मेरा रुझान रहा। विवेकानंद विजयम, हिंदी राजस्थानी और संस्कृत के बहुत विद्वान प्रोफेसर हरिराम आचार्य जी, उन्होंने विवेकानंद का रोल तो उन्होंने किया था, लेकिन उस नाटक में, और बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी है भानु भारती जी, उनके सानिध्य में थोड़े बहुत संस्कार जो थिएटर के थे वो मुझे एक तरह से मिले। तो जयपुर रंगमंच पर करीब 4-5 साल तक का अनुभव रहा, और हमने प्रकाशन भी किया, एक पत्रिका भी निकाली रंगनिधि नाम से। तो ये कुछ प्रयत्न हम करते रहे। भानावत सर, आपने बताया आपने एक प्ले किया शास्त्र देखो शास्त्र, और झलकियों में हम देख पा रहे थे हाँ वो 4 पंडितों का सभी जो पंडित के गेटअप में थे, लेकिन एक आप थे जो थोड़ा सा डिफरेंट थे। तो सर उस बारे में थोड़ा सा उसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। मेरी समस्या क्या थी कि मेरा संगीत में, यूँ तो देखिए हर व्यक्ति को संगीत में रुचि होती है, लेकिन संगीत का जो तकनीकी पक्ष है, जो ताल मिलती है, वो ताल मेरे से नहीं। उसमें वो म्यूजिकल प्ले है, 4 ब्राह्मण मित्रों की तुम सुनो कहानी, कैसे मूर्ख बन जाते हैं पंडित ज्ञानी। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, वो जब स्टेज के ऊपर हमें वो परफॉर्म करना था, तो उन तीनों पंडितों के साथ मेरे कदम ताल होते नहीं थे, कदम मिलते नहीं थे। अब कैसे, अब उस समय क्या किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती डायरेक्टर के लिए थी। तो एक इम्प्रोवाइज़ किया, ये नाटकों में खूब होता है। तो मुझे एक अलग से पंडित उन्होंने बताया, ताकि फिर वो उसी रूप में उसको प्रोजेक्ट किया जा सके। इसलिए वो सबके विग लगी हुई है, मेरे विग लगी नहीं हुई है। फिर उसमें एक चोटी भी लगती है, क्योंकि मुझे डूब करके मरना होता है वहाँ, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर सारा जीवन चलाते हैं, और कैसे उसकी दुर्गति होती है वो उस नाटक का मूल थीम था। तो वो शिखा उखड़ गई, हाँ भाई हाँ, यूँ करके वो एक शिखा को पकड़ते हैं और मैं उस पानी के अंदर बह जाता हूँ, इस तरह का एक उसमें हमने प्रेजेंट किया था। इसलिए वो मुझे डिफरेंट रोल में वहाँ दिखाया गया। उस नाटक का कोई डायलॉग आपको याद है आज? वो मैंने बताया ना, शुरुआत थी 4 ब्राह्मण मित्रों की तुम सुनो कहानी, कैसे मूर्ख बन जाते हैं पंडित ज्ञानी। इस ट्यून पर हम लोग उस पर डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो उसमें बहुत सारे कथानक आते हैं, और जब भी कोई संकट आता है तो वो शास्त्र देखते हैं, और शास्त्रों के आधार पर फिर निर्णय करते हैं। तो जीवन की व्यावहारिकता और पुस्तकीय ज्ञान, इन दोनों में किस तरह से वो क्लैश होता है, उसको आधार बना के वो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे समकालीन परिवेश पर बहुत ही एक करारा व्यंग या कटाक्ष था। तो वो हमने प्ले किया। ऐसी दुलारी बाई भी इसी तरह का नाटक था। ये पत्ते तूफान के आचार्य जी का लिखा हुआ नाटक था। वो भी आज किस तरह से पारिवारिक स्थिति हो रही है, उसमें एक दार्शनिक की भूमिका जो है वो मैंने निभाई थी उसमें। तो ये इस तरह के। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन में काफी शर्मीले किस्म के बच्चे वो थे, बहुत 5वीं 6वीं 7वीं क्लास की बात कर रहा हूं। नाटक करने के लिए, थिएटर करने के लिए आपको काफी ओपन अप होना पड़ता है दर्शकों के सामने। तो वहां से आप इतने शर्मीले स्वभाव के होकर के इतना योग्यता, मैंने कहा ना कि 9th क्लास में आते थे, डिबेट में रुचि हुई। तो डिबेट में तो आपके सामने एक अपार जनसमूह बैठा हुआ है, और वहां आपको अपनी बात कहनी है। फिर आरोप प्रत्यारोप, डिबेट तो एक किसी सब्जेक्ट को लेकर होती है ना, आप अपने विपक्षियों के तर्कों को कैसे काटते हैं, तो जिसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। तो फिर व्यक्तित्व का निखार जो है वो आता चला गया। फिर जब हम कॉलेज में आए, चुनाव भी लड़ा हमने, छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। उसमें मेरा स्लोगन था बी बोल्ड चूज गोल्ड, वो अभी तक पोस्टर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो चुनाव भी लड़ा, जब हिंदी विभाग का विद्यार्थी था तो मैं सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा, कभी हारे कभी जीते, चलता रहा। जब आप चुनाव लड़के, लीडरशिप आपके हाथ में, तो लीडरशिप आपको सोसाइटी को देनी है, विद्यार्थियों को देनी है। तो इस तरह से कई मंचों पर, अपने यहाँ जैसे विश्वविद्यालय में घूमर होता है, ऐसे हम लोगों ने हिंदी विभाग में आखर किया, संस्कृत विभाग में हमने मृदंग किया, लॉ कॉलेज में पनिहारिन हुआ। उस समय इस तरह के यूथ फेस्टिवल्स बहुत सारे हुआ करते थे। जयपुर से बाहर कई जो कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ जाने का मौका मिला। तो 2-2, 3-3 दिन के इन फेस्टिवल्स में जब हमने सहभागिता की, तो वो जो बचपन का शर्मीलापन था वो एक तरह से ख़त्म हुआ, और एक पर्सनैलिटी का एक नए डायमेंशंस में, या यूँ कहूँ कि विद्यार्थी जीवन को जितना आनंदित हम हो सकते थे अलग अलग तरीके से, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करना, कार्यक्रमों का आयोजन करना। हमने कालिदास जयंती का आयोजन किया हमने, हमारे, क्योंकि मैंने जब साइंस छोड़ के, जब मैं आर्ट्स में नहीं, संस्कृत मैंने ऑप्शनल पेपर लिया, हमने कालिदास जयंती सेलिब्रेट की। 3-3 दिन के फेस्टिवल उसी में हो रहे हैं। श्लोक पाठ प्रतियोगिताएं हमने की, पेपर रीडिंग कंपटीशन हमने किए। डिबेट्स तो होती हैं, लेकिन आप पढ़ते किस तरह से, वो भी अपने आप में कला है।
तो उस तरह के कॉम्पिटिशन्स के तो नए नए प्रयोग हम लोग करते रहे। तो मुझे ये संतोष है कि हमने अपने विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जीवन काल में एक विद्यार्थी के रूप में जितना हम उस समय को एंजॉय कर सकते थे, चाहे वो छात्र राजनीति की बात हो, चाहे साहित्यिक सांस्कृतिक मंच हो, चाहे अध्ययन हो, उसमें एक सामंजस्य बिठा के रखा, संतुलन बना के रखा और इस तरह से अपना आगे बढ़ते रहे। मानव सर, आपने बताया कि पहली बार जब आप वाद विवाद प्रतियोगिता में आप गए तो वो अनुभव, उस अनुभव के बारे में देखिए, वो अनुभव जो मेरा बड़ा रोचक रहा अनुभव वो था संस्कृत डिबेट में। संस्कृत के पैनल में भी रहा यूनिवर्सिटी के। जी जी। तो पहली बार संस्कृत डिबेट बोलने के लिए मैं यहाँ एक स्थानीय गर्ल्स कॉलेज है वहाँ जाने का मौका मिला। पहली डिबेट थी। अच्छा, चूँकि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, संस्कृत सेंटेंस जो बोलते तो विज्ञान का विद्यार्थी था और संस्कृत लेने का साहस किया, तो वो सेंटेंस बनाने का अभ्यास उस समय नहीं था। तो हमने पूरी डिबेट पहले हिंदी में लिखते थे, फिर हमारे शिक्षकों के साथ हमने उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कराया और फिर उसको रटा। अब जब वहाँ गर्ल्स कॉलेज में बैठा फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि शुरू में इतना एक्सपोजर भी हमारा नहीं था जिस तरह के माहौल में हम लोग पले बढ़े, तो जैसे ही वहाँ पहुँचा और 2 सेंटेंस मैंने बोले, पूरी डिबेट भूल गया। नेचुरली आप कल्पना कर सकते हैं वो पूरा का पूरा ग्रुप, कितनी हुटिंग हुई होगी, तालियाँ बजी होगी, ये सब फेस किया। कुछ भी याद नहीं आया मुझे कि क्या स्थिति हो रही है। तो उसके बाद लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर तैयारी की, और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो संस्कृत डिबेट का, हिंदी में तो कह रहे हम, संस्कृत डिबेट के पैनल में भी रहा। और इस यूनिवर्सिटी को मैंने कुरुक्षेत्र, घूमर और कई जगह इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि पुरस्कार प्राप्त करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। क्या बात। तो इस तरह से अपने आप को हमने डेवलप किया। जी सर, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप पुस्तकें भी लिखते हैं, तो लेखन और पत्रकारिता की ओर आपका रुझान किस तरीके से शुरू हुआ? मैंने जब एमए हिंदी में किया और एक लक्ष्य था मेरा शिक्षक बनने का, तो फिर उसी के साथ मैंने पत्रकारिता के अंदर भी ये कोर्स कर लिया था। जब विश्वविद्यालय वैकेंसी निकली, क्योंकि हिंदी में लेक्चरर हो ही गया था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, जब यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया तब मैं जर्नलिज्म टीचिंग में आया। मैं जर्नलिज्म टीचिंग में मेरा एंट्री जो है वो 1982 में है, जनवरी 82 से मैं यहाँ पर आया। वो दौर था, उस समय पत्रकारिता विषयक पुस्तकों का भारी अभाव था। जब हमने कोर्स किया मुश्किल से 2-4 किताबें हिंदी में हुआ करती थी, अंग्रेजी में भी बहुत अधिक पुस्तकें मिलती नहीं थी। तो मुझे लगा क्यों नहीं, जब इस क्षेत्र में हमने एक तरह से एंट्री की है तो क्यों नहीं एक अच्छा साहित्य तैयार किया जाए। हालांकि इसके पहले मेरी किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों पर आ चुकी थी, जिसको राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से जो मेरी पहली पुस्तक थी वो थी प्रेस कानून और पत्रकारिता। ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात रही, या मैं कहूँ कि मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदी में प्रेस कानून पर सबसे पहली पुस्तक लिखने का जो प्रयास है वो मेरी तरफ से किया गया था। उसके बाद दूसरी किताब और आई थी, उसमें जस्टिस गुमानमल लोढ़ा जो थे, हाई कोर्ट के जज भी रहे बाद में, उनका उसमें फॉरवर्ड था, और जो अपने स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार थे उनका भी आशीर्वाद मुझे उस पुस्तक में मिला। हिंदी में वो पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई, उस पुस्तक ने मूलतः मुझे एक तरह से एस्टेब्लिश किया। उसके बाद जब रुचि जागृत हुई, फिर तो एक अनवरत यात्रा चलती रही और अलग अलग विषयों पर पुस्तकें आई, और लगभग इस समय 28-30 पुस्तकें जो हैं वो मेरी पत्रकारिता और इससे जुड़े हुए विषयों पर लेखन और संपादन दोनों मैंने किया है। और एक सर, एक जर्नल भी आपका आता है कम्युनिकेशन टुडे के नाम से, उसके बारे में बताएं। 1996 में कोलंबो में एक सेमिनार में जाने का मुझे मौका मिला। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने वो एक सेमिनार वहाँ किया था, साउथ एशियन मीडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस थी वो। वहाँ जब बातचीत चली मीडिया एजुकेशन को लेकर के, तब ये बात निकल करके आई थी कि मीडिया के क्षेत्र में अच्छे जर्नल्स नहीं हैं। मैंने वहाँ कहा था कि मैं इस तरह का एक प्रयास करूँगा और जर्नल निकालूंगा। वो जो वहाँ कमिटमेंट किया, जब मैं जयपुर में आया कोई संसाधन थे नहीं, तो जब 96 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने ये सोचा कि अब जर्नल की बात तो कर ली है, फिर अप्लाई किया, RNI से टाइटल में रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, कम्युनिकेशन टुडे नाम से मैं निकाल रहा हूँ। पहले अंक निकालने के लिए मैंने अपने 200-250 मित्रों की एक सूची बनाई और उनसे मैंने कहा कि 1 साल का चंदा सब्सक्रिप्शन दीजिए आप, और इस तरह से वो जो मेरा पहला प्रयास ये था, और वो पहला अंक उसका मैंने निकाल दिया। फिर दूसरी बार जब चंदा लेने गया तो कईयों ने कहा हमारे क्या काम का है, ये नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर बाद में मुझे कई जगह से सहयोग मिलता रहा। 16 साल मुझे इस पत्रिका के प्रकाशन को हो गए हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे इस जर्नल ने, कम्युनिकेशन टुडे ने, देश के मीडिया एजुकेशन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज मेरे पास ये बाइलिंगुअल जर्नल है मेरा, देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से, हर क्षेत्र से, हर विश्वविद्यालय से, चाहे वो साउथ का है, चाहे वो नॉर्थ का है, चाहे वेस्ट का है, वहाँ के रिसर्चर्स, और बल्कि न सिर्फ मीडिया के, क्योंकि आज जिस तरह से पढ़ाई का विस्तार हो रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच विकसित हुई है, अंतर अनुशासनीय है ना। सोशियोलॉजी में मीडिया की पढ़ाई हो रही है, होम साइंस में मीडिया की पढ़ाई हो रही है,
लिटरेचर में मीडिया की पढ़ाई हो रही है, मैनेजमेंट में मीडिया की पढ़ाई हो रही है। तो मेरे पास जो लेखकों का एक बहुत बड़ा समुदाय है और वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, रिसर्चर के रूप में, राइटर के रूप में, कंट्रीब्यूटर्स के रूप में। ये मुझे एक संतोष है कि मेरा एक विनम्र योगदान मीडिया एजुकेशन में इस जर्नल के माध्यम से है। ऐसी एक जर्नल और निकाला मैंने सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से। यूजीसी ने कुछ फंडिंग किया तो एक एनुअल जर्नल मीडिया टुडे नाम से वहाँ से भी प्रकाशन किया है। तो मैंने कोशिश की है कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं, रिसर्चर आ रहे हैं, उनको इन जर्नल्स के माध्यम से प्रोत्साहन मिले। जी सर, जैसे कि हम आज के मीडिया कर्मियों को देखते हैं या आज के विद्यार्थियों को देखते हैं जो मीडिया में काम करना चाह रहे हैं या मीडिया की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जो पहले के विद्यार्थी थे, आज से करीबन हम बात करें 20 साल पहले की भी अगर, तब के और अब के विद्यार्थियों में और पढ़ाने की जो तकनीक है या हम कहें कि पढ़ाने वाली सामग्री जो है, उन सब में कितना अंतर आया है? देखिए 2 दशक में तो दुनिया पूरी तरह से बदल गई है ना। आज से 20 साल पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि रीडिंग मटेरियल की अपनी सीमाएं थी। शायद यही सोच के जब डिपार्टमेंट से मास्टर्स डिग्री कोर्स शुरू किया अपने 2000 में, उस समय फिर मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं विद्यार्थियों को एक श्रेष्ठ साहित्य पत्रकारिता संबंधी उपलब्ध कराया जाए। तो एक कल्पना आई, एक सपना देखा और काम शुरू किया। आज 10 किताबें विभाग से प्रकाशित हुई हैं, जिसको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहयोग से उसका 2nd 3rd एडिशन जो है मैंने उनके माध्यम से प्रकाशित किया। 250 लेखकों की टीम जुड़ी हुई है। तो पहले एक सीमा थी, अब पुस्तकों का एक अपार संसार है। हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में 7000 से ऊपर टाइटल्स हैं जर्नलिज्म मास मीडिया के। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है, विद्यार्थियों की रीच, एक्सेस जो है वो बहुत आसान हो गई है। गूगल, एक क्लिक के ऊपर आपके पास कौन सी सामग्री नहीं है ना। लेकिन मुझे अब ये ठीक है कि आपके पास रीच है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे, जैसा मैं सोचता हूँ और अपने विद्यार्थियों को देखता हूँ, हमारे दौर में हम पुस्तकें बहुत सारी लेकर के देखते थे। जैसे एक टॉपिक मुझे पढ़ना है, मैं 4-4, 5-5, 6-6 किताबें लेकर के अपनी टेबल पर बैठता था और उसमें से हम नोट्स बनाते थे। आज विद्यार्थी नोट्स फोटोस्टेट करा लिया या प्रिंट आउट निकाल लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं देखता हूँ। लेकिन सामग्री तक रीच विद्यार्थी की बहुत बड़ी है। आज से शायद 20 साल पहले, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसके पास बढ़िया किताब है और उसका जो प्रिय विद्यार्थी उसको किताब दे देगा, देख बेटा तेरे कोई उपस्थिति किसी को देना मत। अब वो दौर खत्म हो गया है। विद्यार्थी कहता है सर ये तो मेरे पास भी है, इंटरनेट आपके पास है, मेरे पास भी है, ये जो आप पढ़ा रहे हो ये सब मेरे पास भी है, आगे की बात कीजिए आप। तो टीचर पर भी प्रेशर बढ़ा है। टीचर को भी अब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। तो पाठ्य सामग्री तक रीच विद्यार्थी की, शिक्षक की ये बहुत बड़ी है। अब वो एक क्लिक के ऊपर है। हम लोग शायद लाइब्रेरी में बहुत बैठते थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विद्यार्थी में प्रवृत्ति खत्म हो गई है, लेकिन चूंकि उसकी एक्सेस बढ़ गई है इसलिए वो तरीका बदल गया है। आपने पूछा क्लासेस की टेक्निक, स्मार्ट क्लासरूम आ गए हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी आज आ गई है। कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर पढ़ाने के तौर तरीके बदल गए हैं। उस पेन ड्राइव में आपके पास सारी सामग्री है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को विद्यार्थी तक पहुँचा सकते हैं। तो पढ़ाई की टेक्निक में, विद्यार्थियों की प्रवृत्ति में, रिसर्च की प्रवृत्ति में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे दौर में कहीं हमें उस विचार को बचाए रखना है। इसको मैं एक मधुमक्खी की तरीके से उपमा देता हूँ इस सारे परिवेश को। आपने देखा होगा मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग पुष्पों से परागकण इकट्ठे करती है, बिल्कुल, और फिर उस परागकण का क्या करती है, वो शहद बना देती है। मुझे लगता है विद्यार्थियों के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारी यही भूमिका है, बिल्कुल, कि हमें जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है उन सूचनाओं को हम लें, और जो हमारे पे ऋण है समाज का, उस ऋण को चुकाने के लिए उस सूचना रूपी संसार को हम किस तरह से विचार रूपी शहद, विचार रूपी नवनीत में वापस समाज को दे सकते हैं। इसलिए विचार को बनाए रखने की जिम्मेदारी एक विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि विद्यार्थी सब है, मैं भी विद्यार्थी हूँ, बिल्कुल, आप भी, हम दिन प्रतिदिन सीखते हैं, तो विद्यार्थी के रूप में हम समाज को वापस वो विचार क्या दे सकते हैं, उसका महत्व मैं मानता हूँ। सर, आप 34 से अधिक वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे में सर आपने लगभग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शिक्षण को ही आपने समर्पित कर दी है। तो अगर बात करें शिक्षक बनने का जो आपका सपना था, जैसा आपने बताया कि आप पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर अचानक से डाइवर्ट हो गए आप शिक्षण की तरफ आपका, तो ये किस तरह से हुआ? देखिए सर, जब हम लोगों ने पढ़ाई करते थे उस समय हमारे पास बहुत लिमिटेड एरियाज़ थे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 73-74 के, हमें 9th क्लास में आकर के सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। उस समय 3 ही सब्जेक्ट होते थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। आज तो आपके पास 50 तरह की डिसिप्लिन है, स्ट्रीम है। तो उस समय शायद पेरेंट्स का भी एक सपना होता होगा, या हम लोगों का भी होगा कि डॉक्टर बनना है तो साइंस ले ली, इंजीनियर बनना है साइंस ले ली,
है ना, सीए बनना है, कॉमर्स ले ली, 2 4 5 एरियाज प्रोफेशन होते थे उस समय। तो ये सोच के कि डॉक्टर बनना है, साइंस ले ली। 11th पास किया, हमारे उस समय तक 11th क्लास, अब 10+2 बहुत बाद का डेवलपमेंट है। फर्स्ट ईयर महाराजास कॉलेज में चले गए, वहाँ भी हम लोगों ने जो जैसे हिंदी साहित्य परिषद थी, मैं उसका सेक्रेटरी था वहाँ पे, मरकरी वहाँ की एक मासिक पत्रिका निकलती थी कॉलेज में, वो मैंने निकाली। तो लेकिन जब पीएमटी का परीक्षा दी, पीएमटी में सफल नहीं हो पाए। जब मेरे साथ के बहुत सारे विद्यार्थी जो मित्र थे, हम साथ साथ पढ़ते थे, सिलेक्शन हो गया, तो कहीं एक डिप्रेशन सा महसूस हुआ मुझे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन मेरे लिए दूसरा जो शुभ संकेत था, जब वो मार्क्स आए मेरे पास फर्स्ट ईयर के, तो जनरल हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स थे, और उस समय महाराजास कॉलेज के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर MC गुप्ता साहब, उनसे मुझे पुरस्कार मिला। मुझे एक क्षण लगा अपने विचार को बदलने में कि ये विज्ञान अपने बस की बात नहीं है, अपन को साहित्य का विद्यार्थी बनना है। और फिर मैंने राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया, हिंदी, संस्कृत और इतिहास ये विषय लेकर के, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात। फिर BA हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे, राधाकृष्ण खेतान गोल्ड मेडल मिला। और ये बड़ा अच्छा संयोग है, ये मेडल मेरे पिताजी को भी मिला था अपने दौर में, जब वो BA के विद्यार्थी थे, और उस मेडल को फिर मैंने प्राप्त किया 1976 में, राधाकृष्ण खेतान गोल्ड मेडल हिंदी साहित्य में पूरे विश्वविद्यालय में। उस समय तो राजस्थान विश्वविद्यालय पूरी स्टेट इसकी रेंज में थी, अब तो जब नई जो नीति आई सरकार की, उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय हो गए हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब हमें साहित्य का डॉक्टर बनना है, साहित्य का डॉक्टर बनना है, फिर शिक्षक बनना है। तो फिर मैं डाइवर्ट नहीं हुआ, ना प्रशासनिक सेवा में जाने की सोची, ना किसी और तरफ जाने की सोची। और शिक्षक बनने के लिए जो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है ना, किस तरह से आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए साहित्य, संस्कृति और प्लेज, ये सब चीज़ें हैं, उनके साथ जुड़े। तो फिर वो जो सपना था, जहाँ तक मुझे याद आता है, सितंबर 80 में रिजल्ट आया और नवंबर 80 में मुझे लेक्चरशिप मिल गई थी, और फिर आगे बढ़ते गए, और आज जिस स्टेज पे हैं आप देख ही रहे। क्या बात। सर, आप अपने जीवन में आपने कई जगहों की यात्राएं की होगी, तो राजस्थान के अंदर हम आपको, हमारा एक सेगमेंट है पधारो हमारे देश, उसके ज़रिए हम आपको राजस्थान के बीकानेर शहर की यात्रा करवाना चाहते हैं सर। तो आइए चलते हैं बीकानेर की ओर। बीकानेर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है गजनेर का महल। स्थापत्य और सौंदर्य का गढ़ होने के साथ गजनेर प्राकृतिक सुंदरता को भी अपने में संजोए है। ये है गजनेर पैलेस। कहते हैं 1910 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने इसे मुख्यतः शिकारगाह के रूप में बनवाया था। यहाँ के डूंगर निवास, मंदिर चौक, गुलाब निवास और चंपा निवास, महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए ये सभी स्थल एक से बढ़कर एक दर्शनीय हैं। गजनेर के इस पैलेस में चारों तरफ हरियाली है। विश्वास नहीं होता, मरुस्थल में इतनी हरियाली। जी हां, गजनेर है ही ऐसा। महाराजा गंगा सिंह द्वारा विक्रम संवत 1803 में बसाए गजनेर का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के ऐतिहासिक महल और वन्य जीव अभयारण्य अनूठे हैं। तो दर्शकों, ये देखा आपने बीकानेर के सौंदर्य को, और बातचीत चल रही है हमारे साथ। शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव हनावत। डॉक्टर साहब, अभी हमने आपको बीकानेर की सैर करवाई, और ऐसे ही बहुत सारे एकेडमिक टूर्स भी आपने किए हैं, गांव खेड़े से लेकर देश विदेश तक की यात्रा आपने की है। तो उन अनुभवों के बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, अगर शिक्षक होने के नाते अलग अलग कैपेसिटीज़ में, कभी सिलेक्शन कमेटीज़ में, कभी सेमिनार में, कभी रिसर्च बोर्ड की मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता रहता है।
और मैंने इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय किया है। जब जब मौका मिला मैंने ये कोशिश की है कि उन अवसरों को हाथ से नहीं जाने दें। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोलंबो में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सेमिनार किया था, उसमें जाने का मुझे मौका मिला। उसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में किया गया 2007 में, 15 दिन के लिए मुझे वहाँ भी जाने को मौका मिला। और वहाँ जब मैं गया और मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो पत्रकारिता का एक तरह से लगभग 1 शताब्दी पुराना स्कूल है, वहाँ भी मैं गया और वहाँ भी एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर थे, क्या बात, श्रीनिवासन जी, उनसे, और उन्होंने जाते ही मुझे कहा आई वुड लाइक टू टॉक यू इन हिंदी। मैंने कहा हम भी यही चाहते हैं। और 2-2.5 घंटे मैंने उस विश्वविद्यालय, उस विभाग को देखा, एक बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। तो मेरी कोशिश ये रहती है। फिर चाइना जाने का मुझे मौका मिला, वहाँ भी मीडिया के जो डिपार्टमेंट्स थे उनको मैंने देखा। तो वो जो बाहर जब भी मैं गया तो ये नहीं है कि मैं जाके वहाँ होटल में या कमरे में रुका रहा या वहाँ अपने आनंद से लेटे रहे या टीवी देखते रहे। उन सब चीज़ों से हट करके मैं एक पर्यटक के रूप में हर चीज़ों को मैंने देखने समझने की कोशिश की, वहाँ की उस पूरी विरासत को। और हिंदुस्तान में तो खैर कई राज्यों में जाने का मौका मिला, वहाँ भी जब भी मैं गया तो मेरी ये कोशिश रही कि वहाँ के साइट सीन उनको देखा जाए, उसके पीछे जो इतिहास जुड़ा हुआ है। और अब मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी जहाँ जाता हूँ मैं, तो हमारे सोशल मीडिया का मैंने भरपूर उपयोग किया, विशेषकर जैसे फेसबुक, कहीं भी गए उसके फ़ोटोग्राफ्स। और ये कोशिश मेरी रहती है कि उस फोटोग्राफ के साथ जो उसका थोड़ा बहुत इतिहास है वो भी अपन उसमें दे दें, ताकि इस बहाने टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, उस राज्य की परंपराओं के बारे में हमारे जो मित्र लोग हैं वो भी जानेंगे। तो ये मेरी कोशिश रही है। तो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कई प्रदेशों की मैंने यात्राएं की है, वहाँ के सेमिनार्स के माध्यम से, और जो अलग अलग कैपेसिटीज़ में जाने का मुझे मौका मिला तो वहाँ में जाता सर, इतनी यात्राओं में आपका कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपको आज भी याद है और जिसको याद करके आप भी बहुत मन ही मन खुश होते हो? ये ऐसे किस्से तो यूँ कहीं हैं, लेकिन जैसे मेरा एक शौक फोटोग्राफी का, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत है, और अब तो खैर मोबाइल में भी सुविधा हो गई है और डिजिटल कैमरे आ गए हैं और हम तुरंत फ़ोटो देख भी लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, शायद बनारस की बात है। वहाँ मेरे साथ कुछ बॉम्बे से, दिल्ली से, कुछ साइंस कम्युनिकेशन पे एक सेमिनार से कुछ साइंटिस्ट भी हमारे साथ थे। और मेरे पास एक कैमरा, मैं बिना कैमरा निकलता नहीं हूँ, प्राय साथ ही रखता हूँ। तो उस कैमरे में रोल डालना पड़ता था पहले, तो रोल उसमें डाल दिया हमने अपने हिसाब से। और उसके बाद हम लोग बनारस की सवेरे गंगा नदी के किनारे, और हमारे पास बोट, उस पर कभी खड़े हो रहे हैं, कभी टेढ़े हो रहे हैं, कभी सूरज के सामने देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से हमने बड़े फ़ोटो खिंचा, बड़े आनंदित और बड़े उल्लास के साथ। और उसके बाद जब फोटोग्राफर के पास गए और उससे हमने कहा, जनरली मैं खुद निकालता, एक बार भुगत चुका था कि रोल निकालते समय वो लाइट में एक्सपोज हो गया, सारे फोटोज़ चले गए। तो मैं फिर कोशिश करता था कि फोटोग्राफर से ही कहूँ कि भैया तुम ही निकाल लो। और जब उसने वो उसको वापस रिवाइंड किया, कहता है साहब इसमें तो रोल लगा ही नहीं ठीक तरीके से। तब बड़ी एक मन में निराशा हुई कि बनारस तो फिर आ जाएंगे, लेकिन वो जो मोमेंट्स थे, जो हमारे मित्र लोग साथ में थे, जो साइंटिस्ट थे और मीडिया के जो और लोग थे, उनके साथ बिताए वो सुखद क्षण। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि जब एक पर्यटक के रूप में हम यात्रा करते हैं तो वो अपनी वरिष्ठता का या शिक्षक का वो एक उस गरिमा को तो खैर मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर हम बच्चे बन जाते हैं और फिर उसी को हम आनंदित होते हैं। तो उस आनंद के वो जो क्षण है उसको वापस कैसे लाएं, तो इस तरह कभी कभी घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन ये सब एक जीवन का प्रवाह है। जीवन में कई लोग मिलते हैं, बाहर निकल गए, शाम के समय आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, बगीचों में बैठे हुए हैं, चाय की थड़ियों पर बैठे हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ों का जो आनंद है, वहाँ देश की राजनीति से लेकर के विश्वविद्यालय, मित्र लोग, उन सब की चर्चाएं हम लोग करते रहे। इस तरह के बहुत अनुभव। सर, आपने बताया कि कोलंबो की आपने जो यात्रा की, उसमें आपने बताया कि 1 शताब्दी पूर्व ही वहाँ पर न्यूयॉर्क में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, पुलित्ज़र अमेरिकन जर्नलिज्म बड़ा नाम है, वहाँ से पुरस्कार भी दिया जाता है, उन्होंने वो विश्वविद्यालय स्थापित किया था। वहाँ जाने का मुझे मौका मिला था। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि फ़ोटोग्राफी का आपको बहुत शौक़ रहा है, फ़ोटोग्राफी के अलावा और भी कितनी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है अपनी ज़िंदगी में और आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब तो फ्री टाइम लगभग मिलता ही नहीं है। सुबह से शाम तक जो व्यावसायिक, क्योंकि मैं इस समय विश्वविद्यालय में 2 विभाग संभाल रहा हूँ, और ये भी एक संयोग है या कोई चमत्कार कहिए आप, दोनों विभाग में मैं अकेला ही शिक्षक हूँ। मास कम्युनिकेशन में रेगुलर कोर्स मैंने यहाँ शुरू किया, उस समय राजस्थान में रेगुलर कोर्स की कहीं कोई बात थी नहीं, डिस्टेंट मोड से हमारे यहाँ कोर्स चलता था, तो ये कोर्स शुरू किया। और आजकल मैं सेंटर फॉर जैन स्टडीज़ उसका भी डायरेक्टर हूँ। तो दिन भर भागदौड़ रहती है, लेकिन फिर भी खाली समय होता है तो मैं जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं उनको प्राय पढ़ता हूँ। इसके अलावा टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं, उनको मैं देखता रहता हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि थिएटर और इसमें भी रुचि रही है, तो कभी कभार मौका मिलता है, जितना समय मिलता है, तो रंगमंच जो कुछ प्लेस वगैरह हो रहे हैं, कभी कोशिश करता हूँ कि
उनके माध्यम से हम हमारी पुरानी स्मृतियों को ढूंढें, और या फिर मित्रों के साथ बैठ के गपशप करना, साइट सीन पे चले जाना, उस तरह से जो खाली समय है उसका उपयोग प्राय होता है। सर ये तो आपने बताया आपके जो प्रोफेशनल आपके जो डायमेंशंस हैं, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के जो पहलू हैं, लेकिन बात करें आपके पारिवारिक परिवेश की, तो आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में बताएं। अज़र, जो पारिवारिक परिवेश रहा मेरा, वो पूरा शैक्षिक वातावरण में हम लोग पले बढ़े। मेरे पिताजी स्वयं हिंदी, राजस्थानी और जैन साहित्य के बड़े विद्वान थे, डॉक्टर नरेंद्र भानावत। वो इसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर थे, और सेवा काल में ही कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था, करीब 2 दशक पहले। मेरी माताजी जो थी वो भी हिंदी साहित्य में उन्होंने पीएचडी किया, हिंदी राजस्थानी की वो लेखिका थी, डॉक्टर शांता भानावत, और उन्होंने वो करीब 2 दशक तक प्रिंसिपल रही। जयपुर का एक निजी महाविद्यालय है, वो वहाँ फाउंडर प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने काम किया। ये तो मेरे पेरेंट्स की भूमिका रही, और उनका पूरा जीवन संघर्ष, बहुत अर्ली एज में उनकी शादी हो गई थी, और उस समय उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ना दहेज लिया, ना घूंघट, इनका विरोध मेरे पिताजी ने किया, और फिर 1956 में उनका विवाह हुआ। फिर शादी होती है मेरी 84 में, और मेरी जो पत्नी है वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। तो ये तो रहा। और बच्चों की जहाँ तक बात है, मेरी बड़ी बेटी है, उसका विवाह कर दिया है, वो आर्किटेक्ट है। बेटे ने MBA किया है और वो मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। और एक छोटी बेटी और है जो भी फर्स्ट ईयर में है, उसको मैंने दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन दिलाया। वो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में अपना करियर जो है बनाने का उसका विचार है, वो काम कर रही है, देखिए क्या होता है। तो ये एक परिवार है। सर, आपकी इतनी हर दिन की ज़िंदगी जो इतनी भागम दौड़ से भरी पड़ी है, उस पूरी ज़िंदगी को आप मैनेज करने के लिए फ़िट रहना तो आप ज़रूरी समझते ही होंगे। तो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं। फिट रहने का मैंने आपसे कहा ना कि कभी आइडियली मत बैठिए, सक्रिय रहिए हमेशा। और जैसे मैंने आपसे अभी प्रारंभ में बताया था कि सवेरे जल्दी उठते हैं। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर अनिल मेहता, हम दोनों साथ में सुबह घूमने निकलते हैं। 2 जनों में क्या होता है, जैसे किसी की इच्छा नहीं है, दूसरे ने फ़ोन कर दिया, मैंने फ़ोन कर दिया, तो इस तरह से हम लोग निकलते हैं। करीब करीब पौन घंटे से 1 घंटे तक का हमारा वॉक है। बस उसके बाद तो फिर जीवन की जो भाग दौड़ है विश्वविद्यालय की, वो सब। लेकिन एक चीज़ को और मेंशन करना चाहूँगा मैं, जब आपने मेरी रुचि की बात की, मैंने एक और दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगा। पेरेंट्स, जब मेरे फादर अस्वस्थ हुए और डॉक्टर्स ने कहा था कि 6 महीने का आपका जीवन है, उस समय उनका जगह जगह सम्मान हुआ हमारे समाज की तरफ से, और 1.5 लाख रुपए की थैली भेंट की। उनको 1 लाख रुपए एक समाज ने दिए, 50,000। उन्होंने मुझसे कहा कि इस पैसे का व्यक्तिगत उपयोग मत करना, और 11,000 अपनी ओर से मिला के उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उनकी मृत्यु के बाद जो उनका PF और ग्रेच्युटी का पैसा मिला, उसको मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया। मैं चाहता था एक बड़ी गाड़ी खरीद लेता, मकान बनवा लेता, कुछ भी करता, लेकिन मेरे ब्रदर सिस्टर सब ने कहा कि नहीं, ये चूँकि पिताजी का कमिटमेंट था, उनका अनाउंसमेंट था, मैंने अपने घर पे एक ट्रस्ट बनाया और घर के पीछे एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है मैंने, लाइब्रेरी। उसमें इस समय करीब 13,000 पुस्तकें हैं, जो बेसिकली रिसर्चर्स के लिए, जो हिंदी साहित्य में, जैन साहित्य में और मीडिया में रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए मैंने कोशिश की है कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप मैं इस तरह का संदर्भ साहित्य वहाँ एकत्रित कर सकूँ, जिससे उनको अपने रिसर्च में सहयोग मिले। क्योंकि मीडिया मेरा विषय है, 3 दशक से काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी एक अच्छा कलेक्शन किया है अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में भी, और अपनी जो पर्सनल एक जो मैंने एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया है उसमें भी। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से मैंने अपनी बात जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये भी तरीका पेरेंट्स को ट्रिब्यूट का है। तो जब मेरे पास खाली समय होता है, मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो मेरी क्षमताएं हैं उसके माध्यम से मैंने गोल्ड मेडल्स भी इनकी स्मृति में शुरू किए, स्कॉलरशिप भी कुछ देने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से अपनी अभिरुचियों को कहीं एक मोड़ देने की मैंने कोशिश की है। बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फ़िटनेस के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, फिटनेस का भी आपका ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए दिखाना चाहेंगे आपको कीप फिट, जिसमें योगाभ्यास द्वारा फिट कैसे रहा जा सकता है, उसके बारे में। बटरफ्लाई पोस्चर, तितली आसन। धीरे से इसमें पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर मोड़ा, दोनों घुटनों को दबाव दिया। अब घुटनों का दबाव पूरा पेट पर बनाया और धीरे से पैरों को साइड में खोला, दोनों पैरों को और नीचे तक ले गए, पैर के पंजे पकड़ लिए, कमर गर्दन हमने इसमें सीधी रखी, आंखें बंद,
और पैरों को ऊपर नीचे चला रहे हैं। इसमें पैरों को ऊपर नीचे चलाते हुए हम लोग अभ्यास क्यों कर रहे हैं, हम लोग योगाभ्यास या शारीर की स्वास्थ्य के लिए क्यों बढ़ रहे हैं, 3 कारणों से हम इस तरफ आते हैं, फिजिकल, थेरेपेटिक और स्पिरिचुअल। तो प्रैक्टिस करते समय में अभ्यास के दौरान हमारे को उसी तरीके की इमेजिनेशन भी रखनी पड़ती है, हमारे को उसी प्रकार के लाभ मिलते हैं। शारीरिक स्तर पर अगर हम इस अभ्यास के लाभ देखें तो घुटनों का दबाव जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उससे हमारे हिप जॉइंट रिलैक्स हो रहे हैं। हिप जॉइंट का रिलैक्सेशन और जो लोअर पोर्शन की अतिरिक्त चर्बी है वो इसके अभ्यास से कम हो रही है। अगर थेरेपेटिकली इस अभ्यास के लाभ देखें तो एनर्जी का फ्लो लोअर पोर्शन की तरफ बढ़ने से हमारा यूरिनरी ट्रैक की क्लिनजिंग हो रही है। और सोर्स ऑफ एनर्जी जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है मूलाधार चक्र, उसकी जागृति होने से हमारा स्पाइन के थ्रू बॉटम टू टॉप एनर्जी जो है मस्तिष्क तक पहुंच रही है। इसलिए फिजिकल, थेरेपेटिक और स्पिरिचुअल 3 इसके हमारे लाभ हमको मिलते हैं। अभ्यास करने के बाद में एकदम से नहीं रुकना है, धीरे धीरे पैरों को रोक लें और फिर आहिस्ता से दोनों पैर पास में लाएं, जिससे हमारे इनर थाई की नर्व्स जो हैं वो ना खिंचें, प्रसन्नता बनी रहे और धीरे से वापस से पैर सीधे कर लें। पैर सीधे, पैरों को ढीला, गर्दन पीछे, हाथ पीछे और मस्तिष्क से सारे शरीर को एक मैसेज दें, विश्राम। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है सुप्रभात धरती धोरारी में। और आज हमारे साथ है जनसंचार विभाग के विभाग अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजीव भानावत। सो सर, आप अब ये बताइए कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, उनमें से एक खास किताब का नाम मैं लेना चाहूँगी, पत्रकारिता और प्रेस कानून का। तो सर, उस किताब को लिखने के पीछे आपका कितने कारण रहे और किस तरह से वो किताब लिख पाए आप? उस पुस्तक का नाम है प्रेस कानून और पत्रकारिता। और ये जब मैंने 82 में टीचिंग शुरू की थी जर्नलिज्म की, तो प्रेस लॉस पे हिंदी में सामग्री नहीं के बराबर थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसे एरिया में काम किया जाए जहाँ गुंजाइश है, जहाँ पर इस तरह का साहित्य विद्यार्थियों को मिलता नहीं है। तो ये बात 85 की थी, करीब करीब 30 साल उस बात को होने आ गए हैं। तो उसी के वशीभूत कि एक अच्छी किताब इस दृष्टि से बन सके, वो मैंने कोशिश की और उस किताब का मुझे रेस्पॉन्स बहुत मिला। देश के लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उसकी रिव्यूज़ भी छपे, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रेस कानून पे हिंदी में सबसे पहले पुस्तक लिखने का जो प्रयास है वो मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद 2-3 किताब, अभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं प्रेस लॉस पे हिंदी में, जो मीडिया के पर्सपेक्टिव में लिखी गई। तकनीकी रूप से तो बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, लेकिन पत्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो लिखने का मैंने प्रयास किया। और दूसरा, जैसा मैंने आपसे अभी कहा था कि जब मैंने जनसंचार केंद्र में मास्टर्स डिग्री शुरू किया, बिल्कुल उस समय विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ पाठ्य सामग्री, क्योंकि हमारी समस्या क्या है कि अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और अंग्रेजी में जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो ज़्यादातर पश्चिम की जो आवश्यकताएं हैं उस पर केंद्रित ज़्यादा है। तो हिंदी में अपनी भाषा में अपने परिवेश के अनुकूल विद्यार्थियों को साहित्य मिल सके, इस दृष्टि से मैंने एक योजना बनाई थी। तो पहले तो केंद्र ने किताबें छापी, उसके बाद मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी उससे अप्रोच किया और उन्होंने फिर इस पुस्तक की पूरी सीरीज़ जो है वो प्रकाशित की। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, संपादन पे है, मुद्रण पे है, रिसर्च पर है, तो अलग अलग एरियाज़ है, इतिहास पर है, पब्लिक रिलेशंस पर है, एडवर्टाइजिंग पर है, सभी एरियाज़ पर इस तरह का एक अपन ने कोशिश की है। और इसमें करीब 250 ऑथर्स की टीम मेरे साथ है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मैंने लिखवाया। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो सर, ये तो आपने बताया प्रेस कानून और पत्रकारिता जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में, लेकिन एक पुस्तक आपकी और है नमन, जो बहुत ही श्रद्धांजलि पूर्वक आपने। देखिए, नमन का भी एक आइडिया है। मेरे अंकल हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत, जब मेरी उनसे बात हो रही थी, क्योंकि पेरेंट्स की मृत्यु के बाद हमें ये लगा कि उनको उनकी स्मृति को कैसे संजोएं, क्योंकि इतिहास समय के साथ सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उन स्मृतियों को, हालांकि एक नितांत पारिवारिक है, लेकिन एक ये भी तरीका है कि किस तरह से अपने पेरेंट्स को आप ट्रिब्यूट करते हैं। तो हमने एक इस पुस्तक को प्रकाशन किया और उसमें 4 इसके सेक्शन बनाए। पहले सेक्शन में हमारे परिजन हैं, उनकी एक तरह से श्रद्धांजलि है कि हमने उनके साथ, उनके सानिध्य में रह करके
किस तरह से अपने आप को बड़ा किया, किस तरह से हमारा व्यक्तित्व जो है निखर करके आया। दूसरा सेक्शन बनाया कि जो उनकी खुद की लिखी हुई पुस्तकें हैं, मेरे पिताजी की 50 से अधिक पुस्तकें हैं, हिंदी में, राजस्थानी में, और मदर की जो है करीब करीब 10-12 पुस्तकें उनकी भी हैं। ढोला मारू पर उनका PhD था, राजस्थानी में कहानियाँ लिखी, आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई उनकी कहानियाँ। तो इस तरह से उनका करीब करीब 1 दर्जन पुस्तकें उनकी हैं। तो उनकी कृतियों पर कुछ समीक्षकों से मैंने आर्टिकल लिखवाए, उनको किया। फिर चूँकि मेरे फादर मदर भी शिक्षक रहे, तो शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों का बहुत बड़ा एक संसार उनका भी है, मित्रों का संसार उनका भी है। उन्होंने भी देश में खूब विचरण किया। तो उनके संपर्क में जो लोग आए, करीब करीब 100 लोगों के उसमें संस्मरण है कि उनके सानिध्य में उन्होंने कैसे क्या महसूस किया, किस तरह से उनके व्यक्तित्व के विकास में एक शिक्षक के रूप में, एक मित्र के रूप में उनका योगदान रहा। और चौथा जो खंड है उसमें अब आजकल तो पत्र लिखने की परंपरा लगभग ख़त्म हो गई है। आजकल ज़्यादातर तो ईमेल और SMS और वो एक नई दुनिया है टेक्नोलॉजी वाली। उस समय पत्र लिखने की एक अपनी मैंने बहुत सारे पत्र उसमें छापे हैं। तो उस समय के समकालीन उनके लेखक, साहित्यकार, मित्र, विद्यार्थी, उनके पत्रों का एक संकलन किया। तो इस तरह से हमने उस पूरे अपने उस पारिवारिक परंपरा को उस ग्रंथ के माध्यम से संजोया और पेरेंट्स को हमने उसमें एक तरह से ट्रिब्यूट दी है। और बिरला ऑडिटोरियम में इसका मैंने फंक्शन किया था, इसका लोकार्पण किया था। और एक मुझे लगता है कि उसको पढ़ने पर आज भी, हालांकि 2 दशक हो गए इन सब चीज़ों को, आज भी कहीं ना कहीं हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो सदा आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करती रहती है। सर, आप हमेशा से आप बताते हैं कि एक 1 मैन आर्मी की तरह आप चलते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद मानते हैं इस बात में? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभिभावकों का आशीर्वाद, उनकी पुण्य स्मृतियाँ हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास देती हैं। मुझे पता नहीं इस जन्म के बाद कौन कहाँ क्या रहता है, कौन सी दुनिया है, लेकिन एक विश्वास जो आपका है। क्योंकि जब मैंने विभाग शुरू किया था 1990 के आसपास, जब विश्वविद्यालय ने मुझे कहा, कुछ नहीं था मेरे पास, एक खाली कमरा था, फर्नीचर भी नहीं था। वहाँ से मैंने एक सपना देखना शुरू किया कि विश्वविद्यालय में रेगुलर पाठ्यक्रम शुरू करना है। आज कंप्यूटर लैब है, टेलीविज़न स्टूडियो है, इतना बड़ा प्रकाशन है ना। इन 10 किताबों के अलावा विलुप्त होती बेटियां पुस्तक डिपार्टमेंट से छपी। अपने ही विद्यार्थी ने, विभाग के विद्यार्थियों ने रिसर्च किया कन्या भ्रूण के खिलाफ, बाकायदा राजस्थान के जिलों में गए, उन्होंने स्टडीज़ की, उन स्टडीज़ को अपन ने छापा। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में किस तरह विकसित हो सकता है उसको लेके प्रकाशन किए। तो ये सारी चीज़ें, और 1 मैन आर्मी वो आपने कहा तो है, लेकिन मैं कहता हूँ 1 मैन आर्मी का है। मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों का इतना बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, लेखकों का इतना बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। उन्हीं के बलबूते पर इस विभाग को एस्टेब्लिश किया है। और इस विभाग के केंद्र के विद्यार्थियों ने, मैं दर्शकों को क्या प्रमाण दूं, 2 तो मेरे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने इसी विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज दूरदर्शन के एंकर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो मैं इसे उपलब्धि मानता हूँ। कौन सा ऐसा माध्यम नहीं है आज देश का जिसमें अपने विद्यार्थियों की एंट्री नहीं हुई हो, सरकारी से लेकर के गैर सरकारी, चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये ठीक है कि विभाग में औपचारिक रूप से एक शिक्षक है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा संसार बहुत बड़ा है। क्या बात। और अब तो विद्यार्थियों के बल पे इतनी सेमिनार्स कर रहा हूँ मैं। कल फिर एक सेमिनार शुरू हो रही है, उसमें अपने बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ स्पीकर के रूप में आ रहे हैं, एक्सपर्ट के रूप में आ रहे हैं। तो इसका मुझे एक बहुत बड़ा संतोष है कि ये जो दायित्व विश्वविद्यालय ने मुझे दिया उसका मैं अपनी क्षमता के अनुरूप, और इस सारे दौर में सभी का सहयोग है, लेकिन एक पेरेंट्स के रूप में आज भी मैं उनको बराबर याद करता हूँ कि जीवन काल में तो उनका आशीर्वाद रहता ही रहता है, निधन के बाद जब वो हमारे भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, उसके बाद भी उनका आशीर्वाद रहता है। बेशक। और ये मेरे ख्याल हर पुत्र पुत्री के मन में कहीं इस तरह की अनुभूति रहती होगी कि उनके पेरेंट्स उनके जीवन काल में और जीवन के बाद भी सतत अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यह विश्वास जीवन की हर चुनौती को जूझने के लिए, उस चुनौती का सामना करने के लिए मुझे लगता है बहुत जी बिल्कुल, बहुत बड़ी शक्ति, सर, बहुत बड़ी जैसा कि अभी हमने जाना कि आपके माता पिता और विद्यार्थियों का साथ हमेशा आपके साथ रहा है, लेकिन एक बात कही जाती है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उनकी जीवन संगिनी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सर, आप अपनी जीवन संगिनी के बारे में बताएं। तो दो राय है ही नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी पत्नी खुद भी टीचर है, यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, और चूंकि मेरी इतनी भागदौड़ है, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम तक घर पहुँच पाता हूँ, तो उस सारे दौर में जो पारिवारिक दायित्व हैं, बच्चों का पालना, पढ़ाना, उनकी जो आवश्यकताएं उनको पूरा करना, ये सारे दायित्व, तो मुझे लगता है कि हमारा एक इस तरह का, चूँकि पेरेंट्स बहुत जल्दी चले गए, बच्चे उसमें बहुत छोटे थे और दोनों वर्किंग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमको समय का संतुलन बिठाना पड़ा होगा। डिपार्टमेंट को भी मुझे उसी दौर में एस्टेब्लिश करना था, विद्यार्थियों का जीवन निर्माण में तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ थी।
तो इस सारे दौर में कदम कदम पर मेरी पत्नी कौशल्या भानावत, उसका भी बराबर सहयोग जो है मुझे मिलता रहा। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन से लेकर के मुझे अपने व्यावसायिक करियर में आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर एक मॉरल सपोर्ट और जिस तरह से एक लाइफ पार्टनर के रूप में जो कुछ संभव हो सकता था वो भरपूर सहयोग जो है मुझे उन्होंने दिया। जी सर, इसी के साथ में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को तो जो मैं यही संदेश दे सकता हूँ कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव सहयोग, जीवन में कभी निराशा अवसाद वो स्थिति न आने दें, सतत प्रयत्न करते रहें और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करते हुए और उसके आगे जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनका अधिकतम दोहन हो सके उसके लिए हमारे प्रयत्न जो है वो जारी रहें। यही मेरा विद्यार्थियों के लिए भी कहना है, जो चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, न सिर्फ पत्रकारिता में, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, लक्ष्य निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास दृष्टि उस तरह की विकसित नहीं कर पाए हम, तो हमें स्वयं ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के उपकरण, कौन कौन व्यक्ति, किस तरह के साधन आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके लिए हम प्रयत्न करते रहें। सर, आप सुप्रभात धरती धुरारी पर आ जाए, कैसा लगा सर आपको? देखिए, टेलीविज़न के साथ, दूरदर्शन के साथ मेरा करीब करीब 25 साल का एक संबंध है। यहाँ कई रूप में कई प्रोग्राम्स में आने का मुझे मौका मिलता रहा है, लेकिन धरती धोरारी ये जो नाम है, इसी में एक ऐसी अनुभूति होती है इस प्रदेश के साथ जुड़ाव की। क्या बात। हिंदी के महान साहित्यकार, राजस्थानी के महान साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया की जो ये पंक्तियाँ हैं, ये इस प्रदेश से अपने आप को जोड़ती हैं और दूरदर्शन ने इसको अपना इस कार्यक्रम को जो मोटो बनाया है, एक ध्येय वाक्य बनाया एक तरह से इस प्रोग्राम का, धरती धोरारी, तो मुझे लगता है इसमें आना किसी भी शख्सियत के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक गर्व और गौरव की बात होगी। इसके माध्यम से आपने आज मुझे अपने जीवन के पिछले 4-5 दशक की तरफ झांकने का एक अवसर दिया। मैं धरती धोरारी और जयपुर दूरदर्शन, डीडी राजस्थान के प्रति आभारी हूँ कि इस माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का, अपने आप का अंतरावलोकन करने का एक अवसर, एक मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी धरती धोरारी के मंच पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता, अब आपको ले चलते हैं न्यूज़ रूम की तरफ, लेकिन न्यूज़ रूम में जाने से पहले सुनाते हैं आपको मीठा सा लोक संगीत। बिल्कुल। मायड़ भूमि तो दोनों एक समान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो सोनलिया धोरा और डूंगर कठे ही मैदान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान। सोनलिया धोरा और डूंगर कठे ही मैदान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान। में रामदेव देश नोक में करणी माँ, देश नोक में करणी माँ, भाई देश नोक में करणी माँ। अजमेर में पुष्कर जी और ख्वाजा साबरी है दरगाह, ख्वाजा साबरी है दरगाह, भाई ख्वाजा साबरी है दरगाह। उदयपुर में श्रीनाथ जी और बम भोले महादेव, सालासर में हनुमान जी, बीकाने में कोडम दे, बीकाने में कोडम दे, किठे ही मस्जिद किठे ही गुरुद्वार, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान। सोनलिया धोरा और डूंगर किठे ही मैदान, रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान।
और मुमल रे नार्यारी धरती खान है धरती खान है मेरिया धरती खान है अरे पन्ना धायरी बलिदानी तू इणरो बडियो मान है बडियो मान है भाई इणरो बडियो मान है हांडीरी हूँ कार्य थे और हूँ मीर रो हज अटे बामा सारो ज्ञान अटे कपल मुनि रो ज्ञान अटे कपल मुनि रो ज्ञान रे भाई कपल मुनि रो ज्ञान रे त्रिवेणी रो संगम अठे भक्ति शक्ति ज्ञान रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान सोनलिया धोरा और डूंगर कठे ये मैदान रंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान झुंझारू जो धावारो तोरण में जद घमसान मचे घमसान मचे भाई रण में घमसान मचे राणा सांगा कुंभा जेमल चुंडारी ललकार उठे ललकार उठे भाई चिंगारी ललकार उठे महाराणा प्रताप अठे और हमीर रो हज अठे